वेलकम बैक। बात हो रही थी पाकिस्तान की इकॉनमी की और मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं और ख़ास तौर पे कोरोना के जो वार हैं उसकी वजह से एक आम आदमी से लेकर एक बिजनेसमैन तक तमाम लोग ही परेशान हैं। और अब चूँकि कोरोना की इन्हीं एसओपीज़ के साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी है जब तक मुकम्मल तौर पे कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक कोरोना कंट्रोल नहीं हो जाता। लेकिन इन हालात में हम अपने बिज़नेस को कैसे बेहतर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इन हालात में बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है पाकिस्तान। और खुशकिस्मती भी रही कि हमारे पास वो नंबर्स या उस तरह का नुकसान नहीं हुआ जो हमने पूरी दुनिया में देखा कि बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज़ जो थे वो मुतासिर हुए। हमजा साहब किस तरह देखते हैं, एक तो अल्लाह ताला की ये ख़ास करम रहा हमारे ऊपर कि उस तरह की अमवात भी नहीं हुई, नुकसान भी नहीं हुआ जो हमने देखा कि बड़े बड़े ममालिक को करना पड़ा। जी। लेकिन उसके बावजूद हम शायद हम इफ़ एंड बट्स पे ही रहते हैं। हम कोशिश ये कहते हैं कि अल्लाह करेगा ठीक हो जाएगा, अपनी तरफ से हम कोशिश नहीं करते चीज़ों को बेहतर करने की। कितना ज़रूरी है कि हम एसओपीज़ को भी फॉलो करें और फिर बिज़नेस को भी हमने बूस्ट करना है, हम यानी थर्ड वर्ल्ड से हमने डेवलप कंट्री में आना है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट जितना भी कर सकती है वो एट द बेस्ट अपना प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। और हमें एज अ बिज़नेस हाउसेस हम लोग भी जितना बेस्ट पॉसिबल अपने कर सक रहे हैं, अपने स्टाफ को रिटेन करके कोरोना जैसे सख्त हालात के अंदर भी और चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वन डायरेक्शन और कुछ पॉलिसीज़ को सेट करें। ये जो अक्सर पॉलिसीज़ आती हैं और फिर चेंज हो जाती है, उसके अंदर तसलसल नहीं होता, बिल्कुल। कंसिस्टेंसी नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको पॉलिसीज़ अपनी थोड़ी सी रीअलाइन करने की ज़रूरत है। ठीक है। और टीम के अंदर भी वो चेंजेस कर रहे हैं। जैसे आज उन्होंने हमाद साहब को वजारत ख़जाना का कलमदान दे दिया। कलमदान दे दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हफ़ीज़ शेख साहब भी कर रहे थे, सही सारी चीज़ें कर रहे थे। तो पाकिस्तान देखें, हमारा एज अ बिज़नेसमैन हमारा जीना मरना हमारा मुल्क ही है, ऐसा ही है, ठीक है। और बिल्कुल। हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं और इसी मिट्टी में पैदा हुए और हमने इसी मिट्टी में जाना है। ठीक है। तो हमारा सारा स्टेक हमारे इस मुल्क के लिए ही है और हमारी सारी चीज़ें इस मुल्क से ही हैं, इसलिए कि हमारी पहचान भी हमारे इस मुल्क से है। ऐसे ही। तो लेकिन गवर्नमेंट को भी, जैसे अब कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि फेडरल की पॉलिसीज़ आ जाती हैं तो प्रोवेंशन की पॉलिसीज़ में मसला आ जाता है। अब देखें, जैसे अब रियल स्टेट का सेक्टर है, उस पर रेंट्स पर आप देखें तो रेंट्स के अंदर आपको कोई बंदा जो अपनी कोई प्रॉपर्टीज़ को रेंट पे देना चाहता है वो 10% से लेकर 28% तक उस पर टैक्स लग जाता है। अब ये 10% से 28% तक का टैक्स लगाने से आपकी चीज़ें फिर जो है ना, लोग डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से हट के अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी पे चले जाते ठीक हैं। है। लोग ऑफिशियल एग्रीमेंट कुछ अमाउंट का करते हैं, अनऑफिशियल एग्रीमेंट कुछ अमाउंट का करते हैं। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे को टोटली अपनी पॉलिसी को रीडू करने की ज़रूरत है, सही। जिसके अंदर वन विंडो ऑपरेशन से लेके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से लेके सारी चीज़ें शामिल हो। ठीक है। आज यहाँ से लेके बाहर मुल्क में ऑफिस खोलना आसान है, ठीक। लेकिन किसी बाहर के इन्वेस्टर को, बाहर के नेशनल को पाकिस्तान आकर यहाँ पर पीई जो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है, सही। जो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इसको कहलाते हैं, जी। उसको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जाके पीई कराना उस कंपनी को और ऑन कराना, वो कई महीने का प्रोसेस है। ठीक है, इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने। आप हमारे माशियात हैं और बड़े पाकिस्तान की इकॉनमी पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं पीटीए हुकूमत में 3 साल में तीसरा वज़ीर ख़जाना और हमाद अज़हर साहब अब पोजीशन संभाल चुके हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मौजूदा हुकूमत है ये माशी पॉलिसियाँ बेहतर करने में कामयाब होगी? 3 साल हमने देखे हैं, कोई खातिर ख्वाह हमें कामयाबी नज़र नहीं आई। हेलो। जी शाहिद हसन साहब, सुन सकते हैं आप मुझे? जी जी जनाब। शाहिद हसन साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि हमाद अज़हर साहब आ गए हैं अब तीसरा वज़ीर ख़जाना और 3 साल हुए हैं मौजूदा हुकूमत को। आपको लगता है कि अब कुछ बेहतरी होगी अगले 2 सालों में, अवाम तक समरात आएंगे, महंगाई कंट्रोल होगी? देखिए, मुझे जो हुकूमत की माशी हिकमत अमली है जी। उसमें कोई तब्दीली के आसार नजर नहीं आ रहे। वही पुरानी पॉलिसी है कि जो ताकतवर तबके हैं, जिनको अशराफिया कहते हैं, उनको नवाजना है, आवाम के ऊपर उसका बोझ डालना है, बिजली गैस और पेट्रोल के नर्ख बढ़ाते चले जाना है, आवाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाना है। ये जो हिकमत अमली चल रही थी, तो मुझे जो अभी 3 साल अगर आप इस हुकूमत के ले लें, जब जून में पूरे होंगे, तो जी। हमारी जो औसत मईशत की शरह नमू है वो 1% से कम होगी।
1%, हालांकि इनको वर्षे में मिली थी 5.5%। दूसरा एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बैरूनी सरमायाकारी है, मजबूरी बैरून, वो एक साल में 2018 में 5 अरब डॉलर की आई थी, एक साल में। ठीक। इस हुकूमत के दौर में 2 साल और 8 महीने में सिर्फ 3 अरब डॉलर की आई है। ठीक। तो 10 अरब डॉलर का झटका तो ये लग गया। महंगाई जो 4-4.5% चल रही थी, इस वक्त 8.3% है। तो टैक्स और जीडीपी का तनासुब हमारा गिर गया है, गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ी है। और ये जो 2 साल है, इसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि इस हुकूमत के जो 5 साल का औसत होगा शरह नमू का, उससे कम होगा जो इनको विरसे में मिली थी। और जो इनको विरसे में शरह अफराद की शरह मिली थी, उससे औसत ज्यादा होगा इनके 5 साल में। एक दूसरा ये कि इन्होंने जिस तरीके से IMF की शराइत पर अमल किया था और मंजूर की थी, यही सबसे बड़ी एतराज है कि हमारा जो मुशीर वो थे सेक्रेटरी फाइनेंस, उसको हफीज शेख और गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कमरे से निकाल दिया जो IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे जी। और उन्होंने जो शराइत तय की तो आपने देखा कि वो मईशत तबाह हुई और 1 साल तक IMF का प्रोग्राम सस्पेंड रहा। और अब जिस शराइत पर दोबारा ये तय किया है, उसमें स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के नाम पर तबाही के फैसले करना, तो ये तो इससे मुश्किलात पड़ने वाली हैं। महंगाई मेरे ख्याल से बढ़ेगी, आगे चल के शरह सूद भी बढ़ेगा। अलबत्ता रेमिटेंसेस में हमारा खासा इजाफा हुआ है, तो लेकिन इसका ताल्लुक जो है वो एक्सपोर्ट अगर गिरती है और रेमिटेंस बढ़ती है तो ये तो कोई अच्छी चीज नहीं है। तो कोई बहुत ज्यादा हौसला अफजा बात मुझे नजर नहीं आ रही। इस पे ये बहुत अच्छी बात आपने की और हुकूमत भी इसी चीज़ को हाईलाइट कर लिया और क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है कि रेमिटेंस जो है वो हमारा बढ़ गया है, लेकिन आपने आपकी जो ग्रोथ है वो नहीं बढ़ रही। तो इस पे कैसे फोकस करें, क्या हिकमत अमली होगी? क्योंकि अगले 2 साल जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं हुकूमत के लिए। अगर ये इसी तरह रहे और नाकाम हो गई तो 5 साल के बाद जब ये अवाम में जाएंगे तो इनके पास तो अवाम को डिलीवर करने के लिए तो कुछ होगा नहीं। किस तरह ये वोट लेके दोबारा वापस आएंगे? देखिए, ये पहले इसी बात का मैं आपको जवाब दे दूं। पीपल्स पार्टी सिंध में कब से कर रही है हुकूमत? 13 साल से मुसलसल सूबे में है। तो उसमें क्या किया है? सिंध में कुछ तरक्की हुई है, लेकिन वो इलेक्ट हुए हैं। तो अब जो इनकी हिकमत अमली है वो ये है कि दूसरी 2 पार्टियों को इतना ज्यादा बदनाम कर दिया जाए, उनके लीडरों को और करप्शन के चार्जेस इतने लगा दिए जाएं कि आम आदमी ये कहेगा कि भाई ठीक है, ये हुकूमत तो PTI की नाकाम हो गई, मगर जो पिछली हुकूमतें थी उन्होंने तो लूटा था। ये जो सोच है ना, यही हमें तबाह कर रही है। क्योंकि बैरून सरमायाकारी ये कह रहे हैं भाई आप चोर डाकू करते रहते हैं, काम तो हो ही नहीं रहा है जी। तो मसला ये था कि एक्सपोर्ट का, जैसे आपने बात की, तो अगर आप बिजली और पेट्रोल और गैस के नर्ख बढ़ाएंगे तो फिर आप ये देखिएगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। तो जब फिर आप बांग्लादेश से भी कम्पीट नहीं कर सकते। आज अगर आप देखें तो बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमसे कहीं ज्यादा हैं। हालांकि कतर में आपको पता है कि वो बिल्कुल ही तबाहल हालत थी, बिल्कुल ऐसा ही। उनके जो रिजर्व्स हैं, अगर आप हैरान होंगे, 43 बिलियन डॉलर के उनके रिजर्व हैं। हम 20 अरब डॉलर पर हमने शोर मचा दिया कि हमारे रिजर्व बढ़ गए, हालांकि ये 20 अरब डॉलर जो है ये कर्जे लेके किए हैं। ठीक। फिर आपको हैरान होंगे कि हम बांग्लादेश की फीकस आमदनी आज पाकिस्तान की फीकस आमदनी से दुगनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कब हम ये सोचेंगे कि हम ये कहेंगे ना उनके पास सीपैक है, ना उनके पास गवादर है, ना उनके पास स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ना उनकी जमीन कॉटन इतना पैदा होता है जो हमारे यहाँ है, ना यहाँ शायद हम अपने आप को ज्यादा डायनामिक भी कहते हैं, मगर उतना वो आगे निकल गया कि बांग्लादेश को देखने के लिए हमें आसमान की तरफ मुंह ऊपर करना पड़ रहा है जी। तो जब तक हकीकत कौम ये तस्लीम नहीं करेगी कि हुकूमत अगर सिर्फ ताकतवर तबकों को मराद दे के गुजारा करना चाहती है तो इस तरह से मैशत ठीक नहीं हो सकती। हम ये मानते हैं कि हमारे पास वसाइल दूसरे मुल्कों से ज्यादा हैं, हमारे लोग भी मेहनती हैं, हमारे किसान भी मेहनती हैं, लेकिन इन तबाह का पॉलिसियों ने कि ताकतवर तबकों को नवाजें, उसमें स्टेट बैंक भी उनके साथ शामिल है, NAB भी शामिल है, FBR भी शामिल है, तमाम वफाकी हुकूमत भी शामिल है, तो फिर काम तो हो ही नहीं रहा है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन भारत की अगर हम बात करें या हम बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश तरक्की के सफ़र पे गामजन है। हमारे पास वसाइल हैं लेकिन हम उनको सही तरह यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो हम एलिट क्लास को ही नवाज रहे हैं चूँकि आम तबके तक उसके सम्राट नहीं आ रहे। इसी दौरान जो बड़ी डेवलपमेंट हुई वो अब भारत के साथ तजारती लिहाज से अगर हम देखें तो हम चीनी और कपास दरामद करने की इजाज़त मिल गई है। इस फैसले को, इस खबर को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, भारत के साथ आप जो भी अरेंजमेंट करेंगे वो पायदार नहीं होगा, इसलिए कि एक बुनियादी उसूल हम आपको भी पता है, मुझे भी पता है
कि कभी भी दुश्मनी और तिजारत साथ साथ नहीं चला सकती। ठीक। एक आदमी हमारे मुल्क में, एक मुल्क हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करा रहा है, दुनिया में हमें दहशतगर्द मुल्क कहलवा रहा है, FATF में हमारे खिलाफ जहर उगलता है, तो मजबूरी के तहत हम किसी वक्त, हमारे दोनों ममालिक थोड़ी बहुत तिजारत कर सकते हैं, लेकिन ये किसी वक्त भी जो है ना, ये फिर जमूत का शिकार हो जाएगी। तो ये समझना कि जब तक मोदी जैसे लोग भारत में मौजूद हैं और वो जंगी जुनून उनको है, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि उनकी हिकमत इमली ये है कि अगर भारत को थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो होने दें, वो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उस पर ही वो गमजन है। तो भारत के साथ तिजारत में कोई मुझे पायदार हौसला अफजा होता नजर नहीं आ रहा उस वक्त तक, जब तक भारत की दुश्मनी का। ठीक है, आखिरी सवाल डॉक्टर शाहिद हसन साहब, आपको लगता है हमाद अजहर जो है वो IMF को बेहतर डील कर सकेंगे? देखिए, IMF की शराइत तो आप ऑलरेडी अब मान चुके हैं, डील करने का तो कोई सवाल नहीं है। हमाद अजहर साहब जो हैं वो अच्छे आदमी लगते हैं, मगर उनको फाइनेंस नहीं आता। ठीक। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक टेम्पररी फेज है, इसलिए कि आपने देखा कि उनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो था वो उनसे वापस नहीं लिया गया है। जी जी। तो फाइनेंस का आदमी तो वैसे ही फुल टाइम जॉब होता है, तो ऐसा लगता है कि ये बजट बनाने तक तो ये रहेंगे, बाद में कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी। ये फाइनेंस को वैसे समझते नहीं है। और दूसरा ये था कि हमने बदकिस्मती से स्टेट बैंक को जो जितनी पावर्स दे दी है, उन लोगों को भी अंदाजा नहीं है। मैं सिर्फ एक बात अगर आपको बताऊं कि ये जो एहतसाब, ये नाम हुआ कि खुद मुख्तारी, तो खुद मुख्तारी की आड़ में ये लिखा गया है उसके अंदर कि माजी में जो स्टेट बैंक के गवर्नर्स थे, माजी के जो डिप्टी गवर्नर्स थे, माजी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, उनमें से बहुत से लोग आज हुकूमत में हैं, और माजी में जो कमेटी के मेंबरान थे स्टेट बैंक के, और मौजूदा गवर्नर और डिप्टी गवर्नर, उनके खिलाफ कोई तहकीकात नहीं कर सकता नैब या कोई। तो मेरा अपना अंदाजा ये है कि स्टेट बैंक ने पिछले 20 वर्षों में 2018 तक पाकिस्तानी मईशत को 10,000 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है। अब आपने एक क्लॉज डाल के खुद मुख्तारी के नाम पे उनसे कोई नहीं पूछा जा सकता कि उन्होंने 1990 में क्या किया था या 2000 में क्या किया था। ठीक है, ये तो दुनिया में कहीं होता नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप बता रहे थे और इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी बता रहे हैं कि हमाद अजहर जो है वो बजट पेश करने तक उनके पास ये पोर्टफोलियो रहेगा, और जितने भी हमारे ज़राए हैं वो भी इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि आर्जी तौर पे हमाद अजहर चूँकि बजट पेश करेंगे, और बजट के बाद फिर हमें यही देखने में मिलेगा कि ये पोर्टफोलियो फिर चेंज होगा। हमजा याकूब साहब, किस तरह देखते हैं आप? आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब की, बड़े मंजे हुए इकॉनमिस्ट हैं और समझते हैं तमाम चीज़ों को भी। वो भी यही कह रहे हैं कि जिस तरह की शराइत आपने मान ली हैं, इन शराइत से बाहर निकलना अब मुमकिन नहीं रहा, और बेहतर यही होगा कि आप पाकिस्तान में ग्रोथ पाकिस्तान की होगी तो ही हम कुछ बेहतरी होगी। जैसे कि शाहिद हसन साहब ने फरमाया, और इनकी माशाल्लाह बहुत ही इसके अंदर एक गहरी नज़र है, और इनके कमेंट्स बड़े लोग पसंद भी करते हैं, और इनकी एक बहुत गहरी नज़र है इस सारे मामले के ऊपर। देखें, एक्सपोर्ट में इशू तो आएगा, इसलिए कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ती जा रही है, और आपको इस वक्त कहाँ 8 रुपये का यूनिट बिजली था, वो 24 रुपये और अब 30 रुपये की बातें हो रही हैं। फ्यूल प्राइस 1-1.5 रुपये कम करने से नहीं होता। डॉलर पहले 60 रुपये नीचे हुआ था, अब वापस डॉलर गेन होता जा रहा है। तो एक्सपोर्टर को तो गेन होता है, वह डॉलर जब अपनी स्ट्रेंथ वापस ले रहा होता है, एक्सपोर्टर को तो उसमें फ़ायदा नहीं होता है। सही। जब जितना डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा होता है और पाक रुपीज़ डेप्रिशिएट हो रहा होता है, तो उसमें एक्सपोर्टर को फ़ायदा होता है। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, बांग्लादेश के अंदर भी ये एक पॉलिसी थी कि जब वहाँ पर हड़ताल होती थी ना जी, तो जो कंटेनर शिपमेंट के लिए पोर्ट पर जाते थे उसको एम्बुलेंस का दर्जा दिया जाता था, लोग साइड में हो जाते थे और कंटेनर को रास्ता देते थे। तो आज तो हमें वैसे भी अफवाज पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए जो 2012-13 से इधर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, और आज जो सिचुएशन है वो बहुत बेहतर है। कहाँ कराची में रोज़ की 15-20 लाशें उठती थी, जहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं चल सकती थी, हर किस्म की बदमाशी और गुंडागर्दी होती थी। आज अफवाज पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह और रेंजर्स जैसे इदारों ने इस शहर की रौनकें बहाल कर दी, कोई शक नहीं इसमें। हाँ, और एक्सपोर्टर की जहाँ तक बात है तो एक्सपोर्टर के लिए जितनी भी चीज़ें आप कर ले, लेकिन जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर नहीं होगा, कंसिस्टेंसी इन द पॉलिसी नहीं होगी, एक्सपोर्टर भी बड़े हद तक मेहनत तो कर सकता है, लेकिन वो बांग्लादेश की अगर या इंडिया की कॉस्ट ऊपर चली जाती है, हमारी कॉस्ट ऊपर चली जाती है और बांग्लादेश की कॉस्ट नीचे रहती है, वहाँ रिबेट का चक्कर है, सब कुछ है, तो वो उसमें हम कम्पीट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है कि तामीराती पैकेज दिया वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ास तौर पर, और वो हमने देखा कि कराची में सबसे ज़्यादा चूँकि लोगों ने इस पर फोकस किया, डेवलपमेंट सेक्टर जो है इस पर काम भी कर रहा है। कितनी कामयाबी मिली आपको, और आपको लग रहा है
कि शायद इकॉनमी में कुछ बेहतरी आएगी इस पैकेज की वजह से? देखिए, जो ये वज़ीर आज़म ने पैकेज अनाउंस करा है ना, उससे एक जो आम बंदा जो है ना, जो घर ख़रीदने का सिर्फ ख्वाब रखता था, वो इस घर को ख़रीद सकता है। ठीक है। इसलिए कि 10 लाख रुपए तक का भी वो लोन लेता है तो 6,000 रुपये उसको किस्त देनी पड़ती है, और वो ओवर अ पीरियड ऑफ 20 साल और 30 साल में उसका पे बैक है। ठीक है। और जो उसमें उन्होंने इंटरेस्ट की अमाउंट या शरह सूद रखी है, वो भी उन्होंने 6% से लेके कोई 7-8% के बीच में रखी ठीक है। है। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें इसके साथ और हैं, इसलिए कि देखें, जब तक ये प्राइवेट बिल्डर्स को इस पर ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, कुछ को लेना शुरू भी कर रहे हैं, अच्छा। लेकिन इसकी अगेन एक पॉलिसी नहीं बनेगी, एक कंसिस्टेंसी नहीं होगी। लॉन्ग टर्म पॉलिसी बननी चाहिए, शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि शॉर्ट टर्म पॉलिसी में 2 साल बाद ये हुकूमत चली जाएगी, फिर नई हुकूमत है, पुरानी इंक्वायरियाँ लेके बैठ जाए। तो ऐसे जो प्राइवेट बिजनेसमैन होता है, उसको ये सारी चीज़ों का कोई शौक नहीं होता। ठीक है। वो गवर्नमेंट एक लैंड प्रोवाइड करे जिसके अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, सीवरेज, पानी ठीक है। और ये गैस, इलेक्ट्रिसिटी, सही। गैस, ये चीज़ें हों। हाँ, अब सीवरेज को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो बिल्डर का काम है। ठीक। इलेक्ट्रिक को अंदर लेके जाना है, लेकिन उस पॉइंट तक तो लाके दें। लेके दें, फिर सही। उसके बाद उस पर हम लो कॉस्ट हाउसिंग अनाउंस करें, और फिर उसको बैंक गवर्नमेंट सब्सिडाइज भी करे, और बैंक उस पर लॉन्ग टर्म लोन भी दे, ताकि जो गरीब आदमी का एक घर लेने का ख्वाब है वो पूरा हो पूरा जाए। हो सके। तो इसमें गवर्नमेंट को भी कुछ एसओपीज बनानी पड़ेंगी, रूल लॉ बनाने पड़ेंगे, फॉर्मुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई एस्क्रो अकाउंट और इस किस्म की चीज़ें करके और इसको करना पड़ेगा ठीक। उनको। अच्छा, अगर हम FATF की बात करें तो उस चूँकि रियल स्टेट में सबसे ज़्यादा जो जब सरमाया लगता है, और वही उस सरमाए पे बड़ी कड़ी शराइत हैं FATF की, उससे कितना आपका ये सेक्टर मुतासिर हुआ? देखिए, फ़र्क तो इसलिए पड़ता है कि आपको भी पता है कि गवर्नमेंट ने अभी बहुत कोशिश करी है पिछले कुछ सालों के अंदर कि जो ओपन मार्केट प्लस जो ऑफिशियल वैल्यू है ना, उसको एक सेम लेवल पे लेकर लेके आए ऐसे। लेकिन दुबई के अंदर जब ये बूम आया ना, तो इसीलिए आया कि वहाँ हर चीज़ बड़ी स्ट्रेट थी। सही। अगर आपका एक प्लॉट इतने करोड़ रुपए का है, तो वो ऑफिशियली उतने का बिकता था। लैंड डिपार्टमेंट में 2% उसकी ट्रांसफ़र फीस उस वक्त होती थी, जो कि आज 4 और 5% है, और आप ट्रांसफ़र करा लेते हैं। आज ये होता है कि एक ऑफिशियल वैल्यू अलग होती है, अनऑफिशियल वैल्यू अलग होती है। अगेन, जब वो अनऑफिशियल वैल्यू अगर अलग होती है, तो वो पैसे आपको कैश में रिसीव होते हैं, फिर वो उसके दूसरे तीसरे सारे मामलात होते हैं। तो ये चीज़ होती है। इसको अगर हम डॉक्यूमेंटेड सारी चीज़ों को कर दें, लेकिन उसके साथ साथ इसके परसेंटेजेस जो टैक्स के हैं, मैंने जैसे आपको एक रेंटल का टैक्स का बताया, उसको भी रिवाइज करें। सही। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर 11 साढ़े 11 लाख ही टैक्स पेयर हैं, उसमें मेजॉरिटी मेरा ख्याल है कराची से हैं। सही। अब जो टैक्स भर रहे हैं, उन्हीं को FBR के नोटिस आ रहे हैं, वही फंसते चले जा रहे हैं, उन्हीं को FBR के अच्छा, नोटिस ये आ रहे हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट आपने ये सवाल उठाया, और इस पे हमारी पहले भी बात हुई है। तो हुकूमत से या असद उमर साहब से या किसी से भी, किसी स्टेक होल्डर से आपकी कोई बात हुई कि इस पे रिव्यू करें ज़रा, ताकि जो हमारा बिज़नेस तबका है वो जो हाईली टैक्स पेयर हैं हमारे कराची के बिजनेसमैन, तो उन्हीं को मुतासिर कर रहे हैं आप? देखिए ना, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो टैक्स भर रहा है, उसी के खिलाफ और दायरा सख्त होता जा रहा है। तो इस पे बात हुई आपकी बंदा, उनसे? जी हाँ, बहुत सारे किस्म के प्रपोजल्स फॉरवर्ड करते हैं चेंबर की, फेडरेशन की तरफ से, बिल्डर एसोसिएशन की तरफ से, और भी जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हैं, सब तरीके से प्रपोजल्स जाते हैं, चीज़ें जाती हैं। लेकिन मैंने आपको बोला ना, इन टोटलिटी पूरी चीज़ों को फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत है। सही। इसलिए कि जो भरने वाले हैं, सिर्फ उनको आप दबाते रहेंगे, एक वक्त आएगा वो भी 100% कैपेसिटी पर बोलेंगे कि बस अब नहीं कर सकते, कहाँ से देंगे, बेबस हो जाता है। इतने कोई प्रॉफिट परसेंटेजेस नहीं है, इतने कोई बड़े मार्जिन नहीं है, और आपकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है बिजनेस की, जो कि टैक्स नेट में आती ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, हमजा याकूब ताबानी साहब, प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है, क्या कहेंगे मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों को कहाँ रेट करेंगे, और आपको लगता है कि अगले 2 साल में डेवलप होगा कराची? चूँकि कराची पिछली बारिशों में बड़ा तबाह हुआ, और आर्मी चीफ साहब ने कहा था कि 3 साल में मुझे कराची डेवलप चाहिए। आपको लगता है सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत मिलकर कराची को मैं ये बेहतर समझता हूँ बनाएंगे? कि पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से इशू ये है कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे पोर्टफोलियो गलत हैं, कुछ सही। चीज़ें सही नहीं हैं। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसको चाहिए कि अपने पोर्टफोलियोज की डिस्ट्रीब्यूशन को सही करें। आम बिजनेसमैन की जितनी एसोसिएशंस हैं, उनको बिठा के ऑन बोर्ड लेके उनके तजावज़ात और सारी चीज़ों को सुने। जो सिंध गवर्नमेंट है, उसको भी 13 साल हो गए हैं, बार बार इलेक्शन से वोट लेकर आते हैं, वो भी अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करें। इसलिए कि अब पानी सर से ऊपर गुजर रहा है। बिजनेसमैन और एक आम शहरी, एक गरीब तबके से लेकर जिसके गली के अंदर कचरे का अंबार लगा हुआ हो, गटर नाले बह रहे हों, उसको इकोनॉमी की मार अलग पड़ रही है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की मार अलग पड़ रही है। बिल्कुल। अब पाक फौज भी, मैं आपको बताऊं कि आउट ऑफ द वे काम कर रही है। जलजिला होता है, बारिशें होती हैं, सब में तो पाक फौज की मदद चाहिए होती है। ठीक है। तो मैं तो वैसे भी खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारी पाक फौज को,
हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, इन इदारों को, सिक्योरिटी के इदारों को, जिन्होंने हमारे शहर की रौनकें बहाल करी हैं। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि कराची एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है और इसके अंदर पूरे दुनिया में अलग अलग किस्म की ज़ात के लोग यहाँ पर आके रहते हैं। इसमें अभी भी बहुत फ्यूचर है और हमारे मुल्क पाकिस्तान इन टोटलिटी बहुत फ्यूचर है। ठीक है। हमारे पास कोल के बेस्ट रिजर्व्स हैं, हमारे पास गोल्ड के रिजर्व्स हैं, हमारी थोड़ी सी चीज़ें फॉर्मुलेट हो जाएंगी, अलाइन हो जाएंगी, इंशाल्लाह वी विल बी द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब हमजा याकूब ताबानी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इसको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। कराची की अगर हम बात करें, दुनिया का 7वां बड़ा शहर है और इस शहर इस वक्त ये किसी कच्चे गाँव का मंजर पेश कर रहा है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को सोचना होगा, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद कराची में खड़े होकर, कराची ने आपको वोट दिया, कराची ने आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया और आप कहते थे कि कराची चलता है तो पूरा मुल्क चलता है। तो पूरे मुल्क को चलाने के लिए आपको कराची पे नज़रसानी करनी होगी और कराची को आप जल्द अज जल्द डेवलप करें ताकि पूरा मुल्क डेवलप हो, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।